सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। जहां बर्फ़ थी वो अब पिघलना शुरू हुई है या नहीं, ये सवाल बड़ा अहम है। वो पीडीएम जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार और इस हुकूमत को 2019 के 20 के दिसंबर में, फिर जनवरी में, फिर फरवरी में, मार्च में चलता कर रही थी, वो अप्रैल में शायद खुद अब उसकी कमेटीज़ का भी हिस्सा होगी, क्योंकि अब चीज़ें शायद बदलती हुई नज़र आ रही हैं। जेल में बैठे हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अब एक्टिव हो गए, क्योंकि उन्होंने राना तनवीर को ये अहकाम दिए कि वो स्पीकर के साथ अफगानिस्तान भी जाएँ, क्योंकि वो दौरा मुलतवी हुआ। लेकिन अगले आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी हो या बाकी मामलात हों, उसमें भी अब अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात खुद हिस्सादार भी होगी। क्या वजह है कि अब मामलात जितनी तेज़ी के साथ उठ रहे थे उतनी तेज़ी के साथ अब बैठना भी शुरू हो गए। कुछ ही देर पहले अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी किस्म के मामलात थे, जिसमें मियाँ इफ्तिखार साहब का एक जुमला कि कौन सी पीडीएम तो रही नहीं, हमें कहाँ वापस जाना है। तो अब पीडीएम नहीं रही है या वाकई अब पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई। हम बात करेंगे, हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल मौजूद हैं। लगारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। और राना एहसान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राना साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। राना साहब, तो फिर पीडीएम जो है वो शेख रशीद साहब कहते हैं टाएं टाएं फिश, तो वो टाएं टाएं फिश वाला मामला है, या पीडीएम में रहते हुए आप उन्हीं असम्बलियों को जिनको जाली करार दे रहे, उसी वज़ीर आज़म को जिसे आप सेलेक्टेड कह रहे हैं, उनकी इस्लाहाती कमेटियों का भी हिस्सा होंगे। हुकूमत के साथ अपोजिशन का जो एक रोल होता है, अब वो रोल अदा करने के लिए भी अब अपनी जमात के तौर पर वापस आ रहे हैं। राना एहसान साहब, आप सुन रहे हैं? जी, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी राना एहसान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो असम्बलियाँ जो जाली थीं, जो वज़ीर आज़म जो सिलेक्टेड था, अब वो तमाम लोगों के साथ आप उसी तरह से काम करेंगे, तो पीडीएम कहाँ है? आपका वो जो जद्दोजहद है वो कहाँ है? देखिए, पीडीएम वही है जहां थी, और मैं समझता हूं कि ये पीडीएम ने ठीक किया, क्योंकि अगर 10 जमातों में से हर जमात अपनी मर्जी के मुताबिक जो है, जब उनका छोटा सा मफाद आए तो वो हुकूमत के साथ जो है वो बातचीत करे, हुकूमत से वोट ले, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो ये जो हमने ये जो शो कॉज नोटिस दिए, ये सिर्फ सवाल था कि आपने बाप से जाके क्यों वोट लिए, आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म में आके क्यों नहीं अपना बयानिया जो है वो दिया, क्यों नहीं आपने पीडीएम के मेंबर्स को कन्विंस किया कि वो आपको जो है वो सपोर्ट करें जो है वो ऑपोजिशन लीडर के लिए। तो ये जो है वो अगर ये ना किया जाता तो मेरे ख्याल से एक तो जो है वो हर जमात अपना रुख ले लेती और वो पीडीएम के लिए आगे खतरनाक होता। तो पीडीएम जो है अगर आज 9 जमातें हैं तो वो अपना जो है वो कारवां आगे बढ़ाएगी, अपने मौक़िफ़ के साथ आगे लेके चलेगी। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम वीक हुई है। अगर और ये देखें, हम लोग अपने पाकिस्तान की तारीख की सही मोड़ पे आके खड़े हुए हैं और हमारी डायरेक्शन ठीक है। तो जो भी पार्टी इससे निकलेगी या अलहदगी इख्तियार करेगी, वो ओवरऑल लॉन्ग रन में नुकसान उठाएगी। और अगर कोई भी तहरीक चल रही है, मैं बिलीव करता हूँ कि उसके अंदर फिर जो भी फैसले होने हैं वो इत्तेफाक के साथ होंगे, और कोई भी पार्टी अपना अलहदगी के अंदर ऐसा फैसला नहीं करेगी। राना साहब, अब भी कोई तहरीक चलने की कोई गुंजाइश है सर? देखिए, आईनी तरीके से पहले भी पीडीएम आइन के मुताबिक चल रही थी। कोई इस तरह का अमल पीडीएम ने नहीं किया जो आइन के मुतरादिफ हो, खिलाफ हो। तो आगे अगर मुमकिन है कि अगर कुछ जमातें जो बाकी रह गई हैं वो लॉन्ग मार्च करें, या और तरीक़ाकार देखी जाए जिसके अंदर हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए, या हुकूमत के ऊपर जो है हुकूमत से निजात इख्तियार करने के जो है वो तरीक़ाकार निकाले जाएं, वो पीडीएम की बाकी जमातें बैठ के फैसला करेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक फैसला हो गया
जिसके अंदर ये शो कॉज मैं लगारी साहब का तज्जिया इस पे ले लूं। लगारी साहब, बुनियादी तौर पर 10 जमातें, 2 जमातें निकल गई हैं, एक तो पहले ही किसी वजह से निकल गई, दो जमातें निकल गई, 8 जमातों में भी 2 ही बड़ी जमातें बुनियादी तौर पर हैं, तीसरी भी चले मैंगल साहब की जमात को कहा जाए, बाकी तो जमातों के पास किसी के पास 1 है, 2 है, चलें 4 कर लेते हैं, अचक साहब भी कर लेते हैं। तो सर क्या हासिल हुआ है सारी प्रैक्टिस का जो पिछले 6-8 महीनों से चल रही थी, इससे हासिल पीडीएम ने क्या किया? राना एहसान साहब एक बहुत संजीदा सियासतदान है और हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने 2 बातें की हैं। एक तो ये कि शोकाज नोटिस, मेरा अब भी ये कहना है कि शोकाज नोटिस का लफ्ज़ गलत था, बहुत गलत लफ्ज़ था और पब्लिक नहीं होना चाहिए था। इन्हें ये सारे मामलात मीडिया के सामने लेकर नहीं आने चाहिए थे और वो जो उनका अपना फोरम था वहाँ बैठकर बात होनी चाहिए थी। और उसके अलावा ये जो दूसरा मामला है कि जनाब 9 जमातें रह गई हैं, अभी तक पीपल्स पार्टी ने ऐलान नहीं किया है और अवामी नेशनल पार्टी का दावा ये है कि हमें निकाला गया है, हम निकले नहीं हैं। तो अगर 2 पार्टियां रही हैं तो अब मेरे ख्याल में राना एहसान साहब की बात से तो ये लगता है कि उन्होंने दूसरी पार्टी को भी निकाल ही दिया है अपने तौर पर। तो मैंने 9 पार्टियां कही, 9 कहा जी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रखा है अभी 9 कहा है सर। अच्छा नहीं, 9 पार्टियां पहले तो जो ये हुकूमत की तरफ से 11 कहा जाता था तो मैं उनका -2 करके इसको गिन रहा हूँ। हालांकि एक पार्टी तो बेचारी पहले ही चली गई थी जी। और उसे तो किसी जगह पर अकोमोडेट किया ही नहीं गया था। इसका भी हमें अभी बाद में हमने मौलाना साहब से भी दरियाफ्त करना है कि उनको क्यों निकाला गया था, उनकी तरफ से क्या ख़ता हुई थी। खैर वो हो गया। और दूसरी बात यह है कि फैसले इत्तफाक़ राय से होने चाहिए। ये अच्छी बात है कि तमाम पार्टियों को मिलकर इत्तफाक़ राय से फैसले करते रहने चाहिए थे। अब भी जमात की सतह पर फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी ने पहले फैसला किया, नून लीग ने अब फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं, पार्लिमानी कमेटियों में वापस जा रहे हैं और अपना पार्लिमानी किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो बात जो लॉन्ग मार्च से पहले 26 मार्च से चंद दिन पहले जो सामने आई थी कि उस इस्तीफे मुंसलिक कर दिए गए थे लॉन्ग, वो उस वक्त भी गलत। लगारी साहब, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है। मुश्किलात दर मुश्किलात जो हैं वो रही हैं आपसी, तो हुकूमत के लिए शायद उतनी मुश्किलें। में एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि अब वो क्या कर रहे हैं इस कौम के लिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नदीम कुरैशी साहब, पीडीएम तो बहरहाल अब हुकूमत का हिस्सा, जो पार्लियामान का हिस्सा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, इंतखाबी इस्लाहाती कमेटियों में भी आ रही है। अब आपकी जानिब से भी वो जो सख्त रवैये हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, NRO नहीं देगा, उसमें भी थोड़ा सा हाथ हौला कर लें, क्योंकि अब मामलात अगले 2.5 साल में जहाँ बाकी डेवलपमेंट के हैं वहाँ पर इस वक्त इस्लाहात का बड़ा ज़रूरी है, जो पार्लियामान के अंदर हो सकता है, कौमी असम्बली और सेनेट में। तो क्या आपका रवैया भी वैसे ही रहेगा जो आप पर इल्ज़ाम है कि इंतकाम की सियासत आप कर रहे हैं? नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर, एक तो मुझे आपकी ऑडियो का बड़ा इशू है, आपकी ऑडियो इंटरप्ट हो रही है, मैं आपका सवाल सही तरह नहीं सुन सका। अच्छा, मैं कुरैशी साहब ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब जो है वो पीडीएम किसी न किसी तरह पार्लियामान के अंदर भी आ रहे हैं, कमेटियों में भी शामिल हो रही है, बातचीत भी हो रही है। तो जो हुकूमत का रवैया आप पर इल्ज़ाम है कि आप इंतकाम की सियासत नैब के साथ मिलकर उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो सर इन चीज़ों को भी थोड़ा रोका जाए कि अब इस्लाहात के लिए भी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पार्लियामान का काम शायद पिछले 2.5 साल में तो हो नहीं पाया। देखिए, पार्लियामान का काम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5 साल में भी हुआ, लेकिन जहां लोगों के ज़हन में ये तकब्बुर भर जाए कि जी हम बड़ी माफूकुल फितरत चीज है, हम बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमारा जो अपोनेंट है जिसको पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब करके वजीर आजम, वज़रा और वजीर आला बनाया, मी ने कमेंट दी और उनके हवाले से लोगों का तासुर ये हो गया कि ये बड़े नाअहल और निकम्मे हैं, और इसी तासुर में वक्त ज़ाया किया जाए तो वहाँ हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर चलना होता है। मैं माजी की तरफ नहीं जाता, असर हाजिर में अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने
सबको दावत दी है कि आए इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बैठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बदनसीबी भी ये रही कि हर इलेक्शन में शिकस्त खाने वाला अपनी शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय इदारों को गलियां पकड़ना शुरू कर देता है। वो तमाम मुतल्लिका इदारे, इलेक्शन कमीशन हो, वो कोर्ट्स हो, उनको मिलाइन करता है, अपना रिवेंज उन पे निकालता है, बजाय नतायज तस्लीम करने के पूरा वक्त हुकूमत को खराब करने के लिए अवाम को प्रोवोक करता रहता है, बजाय इसके कि हम मिलजुल कर आगे बढ़े, वो माहौल को कशीदा करने में अपना रोल प्ले करता है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो हमेशा कहा कि हम हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ बतौर हुकूमत हर इशू पर बात करने के लिए तैयार है, मां सिवाय करप्शन केसेस के। चले अब ये कहेंगे जी करप्शन केसेस तो हम पर है ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो तो पाकिस्तान में अदालतें आजाद है, पाकिस्तान में इदारे आजाद है। मैं अब समझता हूँ एक नई सूबों का आगाज किया जाए। मैं ऑफर कर रहा हूँ अपोजिशन के दोस्तों को कि आए, इंतखाबी इस्लाहात बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारी हुकूमत का, इस अपोजिशन का, अगर हम मिलजुल कर इस मुल्क में ऐसा इंतखाबी निजाम ले आते हैं कि जिसमें जो शख्स इलेक्शन हारे, इलेक्शन हारने से मुराद है कि अवाम उसको उस पर एतमाद ना करे, और जिस पर अवाम एतमाद करे हम उसके अवाम के एतमाद को तस्लीम करें, बजाय इसके कि हम वोट को इज्जत दो और रवैया इससे बिल्कुल मुखालिफ हो। मतलब हम उस वोट को इज्जत दें जो वोट हमें कास्ट होता है, जो वोट हमारे अपोनेंट को कास्ट हो उसको हम मिलाइन करें, उसको हम गालियां दें, उसको हम बुरा भला कहें, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के आला इदारों को, इलेक्शन कमीशन को, अदालतों को, सबको साथ अटैच कर दें, कभी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम धरें, कभी मीडिया पे इल्जाम धरें। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अब ओपनली का, और जहां तक पीडीएम का ताल्लुक था, अभी भी फरमा रहे थे और राणा साहब ने भी सारा अपना मौक़िफ़ दिया। मैं समझता हूँ पीडीएम का इत्तेहाद बिल्कुल अननेचुरल था। ये वो तमाम लोग हैं जो 35 साल एक दूसरे से नफरत आजमा रहे हैं। एक दो मौकों पर इनके लाइफ मोमेंट्स बनी, लेकिन ये बहुत जल्दी इनका मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है एक दूसरे से, ये एक दूसरे से अलग हो गए। तो मैं समझता हूँ अगर ये 2.5 साल अपोजिशन इस बात को तस्लीम कर लेती कि पाकिस्तान की अवाम ने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और तो शायद अब जो है वो शायद चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएं। कुरैशी साहब, मैं राना साहब, ये अब चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब के अहकामात पर अफगानिस्तान के लिए राना साहब चले गए, राना तनवीर साहब, फिर अब कमेटियों का भी गैर एलानिया तौर पर जो है वो भी बायकॉट ख़त्म हो रहा है। तो अब शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज साहब का कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली में वो ज़्यादा अब काम होगा, पार्टी के अंदर उनके ऑर्डर्स और उनके अहकामात अब ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि वो दोनों अपोजिशन लीडर हैं, पहले दोनों खामोश थे। देखें, सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ये जो पीडीएम में इख्तिलाफ बना, इससे एक चीज तो क्लियर होगी। देखें, पीएमएलएन की 84 या 85 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में, हम वो कुर्बान करने के लिए तैयार थे। अच्छा, दूसरा, पंजाब के अंदर हमें हुकूमत हम बना सकते थे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमें ऑफर भी की गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम अदम एतमाद लेके जाएं और इस तरफ करें। हमने उस चीज़ को तरजीह नहीं दी कि हम पंजाब में हुकूमत बनाएं। हमारी तरजीह, जो पीडीएम का मौक़िफ़ यही रहा कि हम निज़ाम में तब्दीली लाना चाहते हैं। जब हमारी राय मुख्तलिफ हो गई कि इस्तीफ़े एक पार्टी नहीं देना चाहती और उसके बगैर निज़ाम नहीं गिरता, तो फिर ये जो है ये मूव ठीक है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जद्दोजहद करें, कमेटियों के अंदर बहाल हो जाए, वहां काम करें और वहां अपनी। लेकिन एक चीज अवाम ने देख ली कि कौन सी पार्टीज जो थी वो अपनी सीटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, कौन सी पार्टीज को सूबे की हुकूमत बना सकते थे, लेकिन उसको तरजीह नहीं दी गई। ये तरजीह दी गई कि हम ऑपोजिशन प्रॉपरली करें। जहां तक हमारी पार्टी की लीडरशिप की बात आई कि अब किसके अहकामात चलेंगे, तो हमारी पार्टी जो है वो देखें, उसके कायद मियां नवाज शरीफ हैं, डायरेक्शन उन्हीं की ही चलती है। सदर पार्टी के शहबाज शरीफ हैं, आज भी थे, कल भी थे, अभी वो जेल में थे, इसलिए वो पार्टी को उस तरीके से नहीं चला पा रहे जिस तरीके से एक सदर को चलाना चाहिए। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो डेफिनेटली वो अपनी सदर की जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाएंगे। जहां तक हमजा शहबाज की बात आती है, वो ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, और वो बड़ा उनका मेजर रोल है एज अ ऑपोजिशन लीडर एक सूबे के होने का।
वो उसको अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो जेल से बाहर हैं, वो ऑब्वियसली एक्टिव होंगे पंजाब की सियासत के अंदर एज अ ऑपोजिशन लीडर। आप उनको देखेंगे कि वो डेली बेसिस पे जो है वो अपनी कार्रवाई को जो है वो आगे लेके चलें। हमजा शहबाज साहब के एक्टिव होने के बाद देखा जाएगा कि मरियम साहिबा का एक्टिव होना और उनका जो स्टांस है वो किस तरह होगा। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, मैं क्विकली सर ये में आगे बढ़ना है कि क्या अब पीडीएम का मुस्तकबिल और हुकूमत के लिए वो जो एक थ्रेट था पीडीएम, क्योंकि तमाम बड़ी जमातें थी, अब वो नहीं है सर? मेरे ख्याल में सियासत एक चलता हुआ दरिया है, सियासत एक मुस्तकिल अमल है। इसके अंदर आप किसी जगह पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते कि ये फुल स्टॉप लग गया है, अब इसके आगे कोई चीज़ नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये सारे का सारा खेल हुकूमत के ख़ात्मे पर मुंतज हो। मैं हुकूमत की दुश्मनी में नहीं कह रहा हूँ, उसके ख़िलाफ़ जो है उसकी कारकर्दगी जो है सो है, लेकिन मुझे ये वो नहीं है, मेरी कोई बेचैनी नहीं है कि हुकूमत ख़त्म हो, लेकिन ये इस तरफ को जा सकता है मामला। और मियाँ शहबाज शरीफ जिस नई लाइन पर सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में वो शायद यही है कि पहले पंजाब में और फिर वफाक में किस्मत आजमाई की जाए, और मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत तैयार हैं और इनके लिए न तो वफाक में और ना ही सूबे में कोई मसला है कि अगर चेंज लाना चाहें। अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल गई हैं, अब वो इम्कानात भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, और इन पार्लियामेंट में रहने और न रहने के फैसले में भी ये बात शामिल है। अगर इन्होंने पार्लियामेंट को छोड़कर जाना होता तो इनकी पार्टी की PMLN की मजमूई राय यही थी कि हमें पार्लियामेंट में रहना चाहिए, और उनका छोड़ने के लिए जो तैयार थे वो सारी जमात छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर दूसरी बात यह कि अब इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि इंटैक्ट है पार्टी, और पार्टी उस ऑप्शन पर जाती है जिस ऑप्शन के बारे में जरदारी साहब ने बात की थी। चीज़ें जो है बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी। अब इनके लिए पहला मसला ये होगा कि पहले वफाकी या सूबाई हुकूमत की तरफ कदम बढ़ाएं, और उसके बाद जो है वो आगे जाकर देखें कि क्या होती है सूरत हाल। मेरा अब भी ये ख्याल है कि PDM इंटैक्ट रहेगी और उस ऑप्शन की तरफ जाएगी जिसमें हुकूमतों की तब्दीली की बात की गई थी। ठीक, तो ये अब देखना फिर यह है कि सर आप जो बात कर रहे हैं कि PDM उस तरफ जाएगी, और नून लीग के साथ रह के बाकी PDM का मुस्तकबिल क्या है, ये भी अगले आने वाले दिनों में एक बड़ा अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपका भी, और बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपका भी। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक बड़े अहम मामले के हवाले से बात करेंगे कि FATF की कुछ कड़ी शराइत रियल स्टेट के हवाले से हैं। एक जानिब हुकूमत एमनेस्टी दे रही है, दूसरी जानिब कड़ी शराइत लगा रही है, तो कहाँ मामला जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में रियल स्टेट का बिजनेस दोबारा से बूम पकड़ रहा था जब एमनेस्टी दी गई, क्योंकि बड़े बिल्डर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात थी। लेकिन उसके बाद जो मरात के ऐलान हुए, फिर वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम का आगाज़ हुआ जिसमें बैंक्स जो हैं वो बड़े कम रेट्स पर लोन दे रहे थे, ये तमाम तर चीज़ें रियल स्टेट में एक बूम ला रही थी। और रियल स्टेट को बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर कहा जाता है कि 71 के करीब इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। अगर ये चल गया तो उसके बाद पाकिस्तान में बेरोजगारी का खात्मा भी हो सकता है और साथ ही साथ बिजनेस बहुत फ्लरिश कर सकता है। लेकिन अब कुछ FATF की शराइत हैं जिसके और FBR की जरिए वो तमाम तर चीज़ें लागू करने की कोशिश हो रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहसिन शेखानी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन भी हैं आबाद के और इस वक्त पैटर्न चीफ आबाद हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपके वक्त का। सर, ये आलमी इदारे के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो शराइत रखी गई हैं, एक तो वो चीज़ें हैं कि वो कैसे मुमकिन है कि वो ख़ास हद तक उसके बाद उन तमाम तर चीज़ों को बताया जाना चाहिए। एक तरफ आप लोगों के लिए दी गई कि जी एमनेस्टी है, तमाम तर पैसा लगाए दे क्योंकि पाकिस्तान में वो पैसा रिवाइव करेगा, इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। दूसरा, जो रियल स्टेट से मुतल्लिक एजेंट्स हैं उनको ट्रांजैक्शन के हवाले से भी बताना, अपने क्लाइंट्स के मालूमात भी देना, तो ये कुछ जासूसी वाला काम भी हो जाएगा, कुछ एजेंट बन के भी काम होगा। ये क्या मुमकिन है सर? देखें, FATF के तो कुछ शराइत हैं और वो इंटरनेशनली सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, जहाँ भी ट्रांजैक्शन हो रही थी उन सब कंट्रीज पे हैं। इवन दुबई में भी वो सारी शराइत है और वो सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, कहीं इस तरीके से चीज़ें ना हो जिसमें कहीं भी ऐसे हिस्सों में पैसे जाएं जहाँ टेररिज्म या कहीं गलत उसमें इस्तेमाल हो। तो इसको तो हमें पूरा करना पड़ेगा। देखिए, ये चीज़ें तो हम लोग ऐसा बिल्डर
या कम्युनिटी पे, हमें भी अपने कंट्री को सपोर्ट करने की जरूरत है। और हमें अगर ग्रे लिस्ट से निकलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? ये हम तलवार पे लगा के रखेंगे तो हम फंसे ही रहेंगे। तो हमें निकलना है ताकि हमारी मजीद इकोनॉमी बेहतर हो, हमारा डॉलर बेहतर हो, हमारे लोगों को चीजें बेहतर हो सके। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इतने बड़े इश्यूज नहीं होंगे, उसको हम फेस भी करेंगे और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि कंट्री आगे बढ़े, हमारे मुल्क आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी बेहतर होगी तो ही चीजें बेहतर होगी। मोहसिन शेखानी साहब, दी गई एमनेस्टी है जो अभी तक चल रही है 30 जून तक, उसके हवाले से फिर ये मुश्किलात नहीं हो जाएंगी? वहाँ तो एमनेस्टी में तो फिर ये ना कि आप चीज़ें अभी सामने ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। देखिए, एमनेस्टी में तो हम वही चीजें लोग ला रहे हैं जो मैक्सिमम उनके पास पहले थी या पुरानी थी। नई इन्वेस्टमेंट से जो बाहर से आ रही है उनसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी लिखा हुआ है कि कोई ऐसे पैसे नहीं होने चाहिए। उस एमनेस्टी में भी लिखा हुआ है जो करप्शन के हो या उसमें भी लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली वो पैसे तो होंगे नहीं, वो पैसे वाले बिजनेस कम्युनिटी तो होती नहीं है, वो कोई और लोग होते हैं। तो उस वजह से हमें कोई इतना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ। और दूसरा आपका जो सवाल था रिगार्डिंग टू टैक्स या लोगों को हमने प्रोवाइड करनी है चीजें कि आम आदमियों का रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। हम वो एजेंसी नहीं है, हम कारोबार कर रहे हैं। हम जब कारोबार करते हैं तो हम आदमी जो पैसे देने आ रहा है इससे ये पूछने जाएंगे तो पैसे कहाँ से लाया, कि तू कौन है? तो ऐसा होता नहीं। नॉर्मली कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग ही हमारे पास से लेते हैं, या ओवरसीज पाकिस्तानी लेता है, कोई और तो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं लेता। और ट्रांजेक्शन अगर कोई नाम ऐसे हैं जो आप समझते हो कि यार जिनकी कोई पेमेंट आएगी तो डेफिनेटली हमें बताना चाहिए, लेकिन हर आदमी की डिटेल हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। और हर आदमी की डिटेल का हमें पे शक हो तो हमें कैसे शक होगा? हम तो अपना कारोबार कर रहे हैं। मेरे पास कोई आज के 10 लाख का कोई फ्लैट बुक कराए या 10 लाख रुपए उसकी पेमेंट आए तो वो चीजें वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। और हम वो एजेंसी भी नहीं है ना, हमारे पास वो पावर तो नहीं है कि हम किसी की चीजों को वो कर सके। ये तो गवर्नमेंट का काम है, इसमें हमें तकलीफ होगी और हमारे रियल एस्टेट एजेंट को भी तकलीफ होगी कि वो हर किसी की कैसे बता सकते हैं। हमें एक आदमी से कमीशन पे काम कर रहा है मेरा रियल एस्टेट, उसने उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके उससे कमीशन लेना है, तो क्या वो उसकी चीजें प्रोवाइड कर सकेगा? तो नहीं कर सकेगा। उसको कमीशन लेना होता है। पाकिस्तान की बेच रहा है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में आएगी, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी। जब रजिस्ट्रेशन हो, जब आप देखें कि किसने ली है, वहाँ गवर्नमेंट का काम है। सही। आप रियल एस्टेट एजेंट को या बिल्डर को या डेवलपर्स को उसमें आप डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। 10 लाख के करीब जो है वो रियल एस्टेट डीलर्स वगैरह मौजूद हैं। तो मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ रहेगा। नज़ीर लगारी साहब, ये एक तरफ तो बिजनेस के लिए आसानी हो, दूसरी तरफ ये FBR के जो हैं कि आप कोई ख़रीदारी करने चाहते हैं तो आपका डाटा मैं प्रोवाइड करूं, इस तरह तो क्लाइंट्स आपसे सवाल ही किया जाए तो आप वहाँ से चले जाएंगे। ये तो कारोबार ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाएगा, ये मुश्किलात बनेंगी। अच्छा, ये अगर वाकई करना चाहें कि IPR के मसाइल कम करें या हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको बढ़ाएं या उसकी बेस को ज़्यादा बनाएं, तो ये इनके लिए बहुत आसान है। ये चीज़ें पेचीदा, मुश्किल, तकलीफ दे इसलिए बनाते हैं ताकि इनके काम हों। उनका ये मसला नहीं होता है कि कौम की दौलत में इजाफा हो, कौम के ख़जाने में इजाफा हो, हमारे रेवेन्यू बढ़ें। उनका मसला ये नहीं होता है। उनका मसला ये होता है कि हम इसमें से इन तमाम चीज़ों से, ऐसे मुश्किल प्रोसेस से और ऐसे तकलीफ दे प्रोसेस से हमारी कमाई का ज़रिया कैसे निकलता है, फिर उनके सोचने का मसला ये होता है। इसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। देखें, जिसका FATF का जो इशू है वो तो इतना है कि आपके पास काला धन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। और उनका सिर्फ ये मसला है कि लॉन्डर की हुई मनी जो है, जो नाजायज़ मनी थी, जो टैक्स की मनी नहीं थी, जो मनी जो है वो अगर कहीं मंशियात के बेचने से कमाई गई है, अगर असले के बेचने से कमाई गई है और उस मनी को आप रेगुलर मनी में डालते हैं, रेगुलर इकनॉमी में डालते हैं, तो उसके ऊपर तो सारी दुनिया में इस तरह का चेक होता है। लेकिन अगर एक आदमी की जायज़ आमदनी है, एक आदमी मजदूरी करता है, एक आदमी तनख्वाहदार है, एक आदमी मुलाजिम है, एक आदमी छोटा मोटा कारोबार करता है, दुकानदार है, और वो लेने के लिए घर अपना जाता है, तो फिर हम कहें बिल्डर को कि भाई नहीं, ज़रा इसका हिसाब रख लेना, देख लेना, ये मुमकिन कैसे है? ये किस तरह से मोहसिन शेखानी साहब इसका हिसाब कैसे रख सकेंगे कि एक आदमी जो आ रहा है और उसकी एक छोटी सी दुकान, मोटा कारोबार करता है, रेहड़ी लगाता है, उसके पास उसने ज़िंदगी भर में पैसे जोड़ कर जमा किए हैं, पैसे वो इनके पास लेकर जाए, बताएं यार कैसे आपने टैक्स पे किया हुआ है और पैसे कहाँ से कमाए हैं आपने?
वो सर यही बताया गया, मेरी दुकान है, मैं उसमें से पैसे कमाता हूँ, उसी में से मैं अपना कमा भी रहा हूँ, ले भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ। तो मैं इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। राहिल हारून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन ऑल कराची बिल्डर्स और डीलर एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया राहिल हारून साहब आपके वक्त का। राहिल साहब ये इस वक्त जो एक तो ये रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए जो FBR सरगर्म हुआ है कि रिकॉर्ड आप जो है अपने क्लाइंट्स का उन चीज़ों का मुहैया करें, ये मुमकिन है इस तरह से कि आपके पास तो लोग आते हैं, को ख़रीदारी कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड आप FBR को दें? ये तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इस प्रोग्राम में लिया। मैं ये इस पर यह कहना चाहूँगा कि जो FATF की जानिब से जो कवानीन लगाए गए कि रियल एस्टेट जो और बिल्डर्स और जो एजेंट्स हैं वो अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, तो ये एक नामुमकिन सी बात है कि 20 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन पे हमने FBR में उस क्लाइंट का रिकॉर्ड देना है। तो प्रॉपर्टी की तो सोचता हूँ कि कम से कम भी कीमत होती है वो 20 लाख या 30 लाख के ऊपर है, 125 गज का भी अगर आप प्लॉट लेते हैं तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि हम उन तमाम क्लाइंट्स का रिकॉर्ड और डाटा प्रोवाइड करें? ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो मुल्क में देखते हैं ये उनका काम है। ये एक बिजनेसमैन तबके का काम नहीं है कि हम सबका रिकॉर्ड रखें और कौन मशकूक है और कौन जो है वो ठीक है, इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है सर, ये FATF में अभी मोहसिन शेखानी साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें तो मौजूद हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि दुबई में या बाकी ममालिक में भी इन FATF के कुछ शराइत हैं उनको पूरा करना है। लेकिन दूसरा मसला ये आ रहा है कि FBR में भी ये चीज़ है, ख़ासतौर पर सिंध, बलूचिस्तान और KPK के हाई रिस्क रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट सरमायाकारों का रिकॉर्ड भी उन्होंने तलब किया है और ये कहा गया है कि जितने भी लोग हैं वो रियल एस्टेट एजेंट्स जो है वो ट्रांजैक्शन का उनसे भी रिकॉर्ड तलब किया गया कि किसकी कहाँ किधर हो रही है। जी, इसके लिए हमारी अभी एक फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान की एक वजीर आजम पाकिस्तान ने जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जो TOR एक कमेटी बनाई है, तो उसमें हमने उनको यही तजावीज़ दी जो जनरल हैदर साहब हैं उनको, कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो इम्प्लीमेंट हो सकें और तमाम स्टेक होल्डर्स को आप जिस तरह मोहसिन शेखानी भाई जो आबाद से हैं और रियल एस्टेट के भी जो लोग हैं उनको भी आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जो इम्प्लीमेंट हो सकें और जो एक उससे तासुर ना जाए जिससे जो है वो आने वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो और मुल्क की मईशत पे जो है इसका बहुत ज्यादा असर पड़े। मैं क्विकली आखिर में मोहसिन शेखानी साहब, जो डायरेक्शन इस वक्त रियल एस्टेट से मुतालिक चल रही थी हुकूमत की, आप समझते हैं वो बेहतर है? इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हैं और बेहतरी की उम्मीद है आगे? देखिए, जो पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और नया पाकिस्तान और डिफरेंट उससे, वो सभी चाहते हैं कि ये इकोनॉमी चले और उनकी पूरी कोशिश है कि ये इकोनॉमी चलेगी तो 72 इंडस्ट्रीज चलेगी, हमारे 72 बाकी प्रोफेशनल सारे चलेंगे और आपकी जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है पूरी है, जरूरत है, पूरी दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसको हमें लेके चलना है। और अभी तक गवर्नमेंट लेके चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मसाइल जरूर आते हैं। हम कोशिश करते हैं वो मसाइल खत्म हो, लेकिन आपको पता है ब्यूरोक्रेसी और हर्डल्स हर जगह इसी तरह होते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करें। हमने फिक्स टैक्स इसलिए करवाया ताकि ये टैक्स वालों के जो बाद के इश्यूज हैं, जो लोगों के जेब में पैसे जाते हैं, वो ना जाए। और इसके बाद जब ये दोबारा इन्होंने ये टैक्स का कि हम ये डिटेल मांगेंगे, आप डिटेल मांगने का मतलब ही क्या है कि ये दोबारा हर्डल्स होती हैं, लोग परेशान। आप एक रियल एस्टेट वालों को बोलो उसकी डिटेल दे, वो कैसे डिटेल देगा? आप मेरे क्लाइंट की डिटेल, आपके पास वो डिटेल आती है, लीज होगी तो डिटेल आएगी, ट्रांसफर होगा तो डिटेल आएगी, गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर होगा, तो हमसे क्यों डिटेल मांग रहे जब गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर होना है? तो प्रॉपर्टी थोड़ी ऐसा है कि खड़ी रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसीज में जहाँ पे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिसको हम मेरे ख्याल है पॉलिसीज को ज्यादा आसान आया जाए, क्योंकि कारोबार तभी हो सकता है अगर कारोबारी आदमी सिर्फ जाकर डिटेल्स ही देता रहे और ब्यूरोक्रेसी के आगे ही पेश होता रहे तो फिर पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपका भी, राहिल हारून साहब आपका भी, नज़ीर लगारी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।